हेलो एवरीवन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं। और इलेक्ट्रिक करंट के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीख लिया है? हम लोगों ने करंट की बेसिक इंफॉर्मेशन सीख ली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है इसकी बात कर ली है, और उसके बाद हम लोगों ने करंट के टाइप्स पढ़ लिए। आइए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को ओम्स लॉ पढ़ना है, लेकिन उसके पहले रिलेशन पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का किसके साथ? पोटेंशियल डिफरेंस के साथ। आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए, अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर बना लिया जाए, यहां पर हमने कोई कंडक्टर बनाया, इसको आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, इसको क्या दिया? नेगेटिव। जैसे ही आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, अंदर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। आएगा कि नहीं? इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में होगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनका जो मोशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होता है, ये आप भी जानते हो। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होगा। जब इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होगा तो क्या होगा बताइए? इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। क्लियर है कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आया? इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन पर क्या लगा? फोर्स। और जैसे ही फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, अगले वाले से कोलाइड कर जाएगा, करेगा। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसके आगे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आगे जो एटम्स होते हैं, उनके कोलिजन्स भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन चल रहा है, अब ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए गया यहां, मैंने एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बनाया, थोड़ा एंगल पे भी हो सकता है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है इस साइड, यहां वेलोसिटी 0, यहां v1। अब यहां पर उसका कोलिजन हो गया कोलिजन कि नहीं? जैसे ही कोलिजन होगा, अब ये फिर 0 से शुरू करेगा। अब ये फिर स्पीड इसकी बढ़ी v2, ठीक, यहां पहुंचकर v2 हो गई। अब ये मान लो फिर कोलाइड कर गया, फिर इसकी स्पीड बढ़ी। ऐसे करके क्या होगा? बार बार इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी या कम हो जाएगी, फिर बढ़ेगी। ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह पाती है, इसलिए हम लोग वहां पर एवरेज निकालते हैं। अब सपोज कर लिया जाए कि जो पहला कोलिजन हुआ था वो कितनी देर के बाद हुआ था? टाउ 1। टाउ को हम लोग क्या बोलते हैं? टाउ को हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ को क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं इसको। टाउ बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। अब यहां पर क्या हो रहा है? ये टाउ 1 है, ये टाउ 2 है, ये टाउ 3 है। ये पहला रिलैक्सेशन टाइम, ये कौन सा? दूसरा। ये कौन सा? तीसरा। तो ये रिलैक्सेशन टाइम हो गया। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि v इक्वल्स टू क्या होता है? u प्लस at। तो पहली बार की वेलोसिटी क्या है? u0, a टाउ 1 आएगा। दूसरी बार की वेलोसिटी कितनी? a टाउ 2। तीसरी बार की वेलोसिटी कितनी? a टाउ 3। ऐसे आप चलते चले जाइए, n तक आ जाएगा। अच्छा, a कितना होगा? इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो QE होता है। तो एक्सेलेरेशन कितना होगा? ये आएगा QE अपॉन m होगा। अगर v पोटेंशियल डिफरेंस है, l लेंथ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा v अपॉन l। तो यहां पर एक्सेलेरेशन क्या लिख सकते हैं? EV अपॉन LM लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलेरेशन है कितना लिखा जा सकता है? EV अपॉन LM। उठा करके यहां पर रख दिया जाए। ये देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी? v1 प्लस v2 प्लस लास्ट में vn अपॉन n। अब आप क्या करेंगे? यहां पर v1 की जगह क्या लिखेंगे? a टाउ 1, a टाउ 2 एंड सो ऑन। लास्ट में होगा a टाउ n अपॉन n हो जाएगा। अब यहां देखो, क्या a कॉमन ले लीजिए, तो EV अपॉन LM, और ये क्या हो गया? टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3, लास्ट में टाउ n अपॉन n। और ये कौन है? ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। ये कौन है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो फाइनली क्या फॉर्मूला हमारा बन के तैयार हो गया? हमारा जो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, EV अपॉन LM इंटू टाउ। ये निकल आया रिलेशन किसका? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ।
क्लियर है? पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कितना है? V है। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो M है ये मास ऑफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये रिलेशन किसका आ गया? पोटेंशियल डिफरेंस और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज देखिए, ये रिलेशन हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। और ये रिलेशन क्या आया था हमारे पास? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है I अपॉन एन ए ई। ये अभी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ क्या रिलेशन है। और अभी हम लोगों ने क्या रिलेशन निकाला है? अभी हम लोगों ने निकाला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू ईवी अपॉन एल एम इंटू टाउ निकाला है। ये किसका रिलेशन निकाला है हम लोगों ने? ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। अब आप देख के बताइए यहां पर क्या, बताइए कि ये जब दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं तो क्या इनको हम इक्वेट ना कर दें? अरे भाई दो फॉर्मूले हमको मिले, क्यों भाई? एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ मिला, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ मिला। तो नियम तो यही कहता दोनों एक ही चीज है, दोनों को आप इक्वेट कर दो। और जैसे ही आप इक्वेट करोगे तो यहां पर क्या मिला देखो, I अपॉन एन ए ई इक्वल्स टू ईवी अपॉन एल एम इंटू टाउ। क्लियर है? I अपॉन एन ए ई ईवी अपॉन एल एम इंटू टाउ, दोनों को इक्वल करो। अब ये देखो, ये सब उठा के उधर ले जाओ तो ये आएगा एम एल आई अपॉन नीचे क्या मिला? ये मिला n, ये नीचे आ जाएगा, यहां पे ये आ जाएगा एन ए ई स्क्वायर और साथ में टाउ आ जाएगा, इक्वल टू v होगा कि नहीं? क्यों भाई, सही है ना? अब जरा ध्यान से देखिएगा इसको, बड़ा अच्छा फॉर्मूला मिलने जा रहा है। क्या देखो, v इक्वल्स टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ और साथ में I लिखा है कि नहीं? कुछ समझ में आया? ये पूरा का पूरा जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस है। ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट, यही तो रेजिस्टेंस होता है। तो R इंटू आई हुआ, V का फॉर्मूला कितना होता है? R इंटू आई। कहां से मिला ये? हमने दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वेशंस को इक्वल कर दिया। और R की वैल्यू देख लीजिए क्या मिल रही है। R क्या हो गया? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ और A हो गया कि नहीं? ठीक, ये रेजिस्टेंस आई कि नहीं आई? इसी को तो हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहां पर एक साफ आपको दिख रहा होगा, R इज द रेशो ऑफ V अपॉन आई। V और I का जो रेशो होता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। अब इसमें भी देखिए, लेंथ और एरिया ये फिजिकल मतलब बाहरी चीजें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाकी इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल मतलब जैसे m है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये तो बदलना ही नहीं, फिक्स है। दूसरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये नेचर ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, कौन सा कंडक्टर है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी फिक्स हो जाएगी। तीसरा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ये बदलने से रहा। क्लियर है? रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें अलग है, लेंथ और एरिया अलग है। अरे हमने वायर को खींचा, लेंथ बदल गई, एरिया बदल गया। तो ये जो फैक्टर है एल और ए, ये इजीली चेंज होने वाले हैं, इनको अलग करो। जैसे ही हम इनको अलग करेंगे तो क्या होगा, ये देखो, इनको हमने अलग कर दिया तो ये आया रो एल अपॉन ए। इसी को तो रजिस्टिविटी बोलते हैं, इसी को तो क्या बोला जाता है? रजिस्टिविटी बोला जाता है। एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये रजिस्टिविटी है। तो आर का फॉर्मूला क्या हो गया? रो एल अपॉन। क्लियर है? तो दो फॉर्मूले तुमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के पढ़े, दोनों को आपस में रिलेट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, आपको क्या मिल गया? V इक्वल्स टू आर आई। मेन फॉर्मूला इस चैप्टर का V इक्वल्स टू आर आई, आई आर, यही तो है। ये देखिए कैसे आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है? एवरेज निकाला जाता है। डिफरेंट रिलैक्सेशन टाइम में जो वेलोसिटीज निकलती हैं उनका एवरेज निकाला जाता है, उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम कौन सा टाइम है? जो कोलिजन के बीच का टाइम होता है। क्लियर है कि नहीं? एक कोलिजन हुआ, फिर अगला कोलिजन हुआ, तो इनके कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। आइए नेक्स्ट। अब ये देखिए, इतनी देर में जो हम लोगों ने
कैलकुलेट किया है, ये उसी का कंक्लूजन लिखा हुआ है नोट करके। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल के होती है। क्यों? अभी आपने क्या फॉर्मूला लिखा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा ईवी अपॉन एल एम इंटू टाउ। अगर आपने v को कांस्टेंट कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है इस पर, इसलिए दिया गया है। दूसरा, अगर करंट कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी आपने करंट का रिलेशन लिखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, तो ये था I अपॉन एन ई ए। अब ये देख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी साफ साफ दिख रहा है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। मतलब जहां एरिया ज्यादा है वहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। जैसे मान लो ये देखो, ये कोई कंडक्टर आपने बनाया, ऐसे करके देखो। अब ये यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मान लो यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी v1 है, यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी v2 है। क्लियर है? यहां का एरिया a1 है, यहां का एरिया a2 है, तो ये a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होगा कि नहीं? a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2 होगा। ये रिलेशन हो गया, या ये कह सकते हो कि v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a होता है। इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी कहते हैं। याद करिए, जब फ्लूइड वाला चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, जब फ्लूइड का फ्लो होता है तो यही चीज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहलाती है। भाई जितना करंट आया उतना करंट गया, तो इसका मतलब वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, एरिया ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। ठीक, अब आइए नेक्स्ट, आर का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने सीख लिया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, और रो का फॉर्मूला एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो जो अभी तक रिजल्ट हम लोगों ने निकाला है उसी का कंक्लूजन नोट करके हम लोगों ने लिख लिया, ताकि डायरेक्टली क्वेश्चन आए तो हम सीधे अप्लाई कर सकें। ठीक है, आगे आइए देखते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, ठीक, रेजिस्टेंस का भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखो लिया था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था, रेजिस्टेंस का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था रो एल अपॉन ए लिखा था, और रो का क्या लिखा था? रो लिखा है एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये लिखा हुआ है यहां। अब देखो रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करती है वो पहले देखो, रेजिस्टेंस बाद में देखो। देखो यहां पर क्या हो रहा है कि रजिस्टिविटी दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। भाई मास तो बदलना नहीं, ई बदलना नहीं, यही दोनों तो बदलेंगे। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो ये कंडक्टर पे डिपेंड करेगी। आयरन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग है, कॉपर की अलग है, सिल्वर की अलग है, तो सबकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग। इसका मतलब जो रजिस्टिविटी है वो डिपेंड किस पर करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ कंडक्टर पर। किस पर डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल या नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करेगी। करेगी कि नहीं? ठीक। दूसरी चीज, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ये किस पर डिपेंड करेगा? तो रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है दो कोलिजन के बीच का टाइम। अब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लो टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे जल्दी कोलाइड करेंगे, जल्दी कोलाइड करेंगे मतलब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा। तो रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करा? टेम्परेचर। तो रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर। तो दो चीजें हो गई कि नहीं? कौन कौन सी? एक तो हो गया नेचर ऑफ मटेरियल और दूसरा कौन सा हो गया? टेम्परेचर। अब आप बताइए रेजिस्टेंस की बात करें तो रो तो है ही है, साथ में एल और ए है, तो चार फैक्टर हो गए, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चार फैक्टर हो गए कि नहीं? तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? चार चीजों पर। रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? बताइए, दो चीजों पर। दो चीजें कौन कौन सी हैं? नेचर ऑफ मटेरियल या कंडक्टर, और दूसरा कौन सा है? टेम्परेचर। क्लियर हो रहा है कि नहीं? लेकिन ये जब तक आप फॉर्मूला नहीं देखेंगे इन लोगों का तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले फॉर्मूला आपको डिराइव कराया है कि रेजिस्टिविटी क्या है, फिर आप बता सकते हो देख करके कि कौन किस पे डिपेंड करे। ओके, पूरा फॉर्मूला रेजिस्टिविटी का ही आपके सामने है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए ओम्स लॉ। अब बात हो रही है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ क्या होता है ये देखते हैं, और ओम्स लॉ में क्या खास बात है, कब हम इसको अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई नहीं करेंगे, इसको देखा जाए।
देखिए स्टेटमेंट इसका क्या है, इफ द फिजिकल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर, मटेरियल एंड डायमेंशंस ऑफ अ कंडक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग अलोंग द कंडक्टर। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर फिजिकल कंडीशंस कौन कौन सी, टेम्परेचर, मटेरियल और डायमेंशन, ये तीन चीजें कांस्टेंट रखनी है। क्या क्या कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, मटेरियल को कांस्टेंट करना है, डायमेंशन को। अब यहां भी देखिएगा मजेदार बात, एक बार आपने कोई वायरिंग लगा दी, वायर कर लगा दिया, तो बार बार आप मटेरियल तो बदलोगे नहीं। ऐसा तो नहीं कि आज आपने घर में अपने कॉपर के तार लगाए, कल को आपके पास क्या हुआ, मूड बदल गया, आपने कहा नहीं भैया हम इसमें सिल्वर के लगवाएंगे क्योंकि सिल्वर की कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी होती है। तो ये नहीं होता है। आपने एक बार उसको फिक्स कर दिया, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप उसको चेंज नहीं करने जा रहे हैं। दूसरा, लेंथ और एरिया भी आसानी से नहीं बदलता है, लेकिन टेम्परेचर जो होता है ये बड़ा की फैक्टर है क्योंकि ये आसानी से चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर, अगर कल को आपसे कोई पूछे कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमको कांस्टेंट रखना है ओम्स लॉ के लिए, तो याद रखिएगा टेम्परेचर ध्यान रखिए। बाकी चीजें भी कांस्टेंट रखनी है, लेकिन वो क्या है, आसानी से चेंज ऑलरेडी होती नहीं है। इसलिए अगर कोई पूछे अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए टेम्परेचर। ठीक है, अब आगे आइए, क्या कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग। ये बोल रहे हैं यहां पर दो पॉइंट्स के बीच में कंडक्टर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये प्रोपोर्शनल होता है कितना करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर देखिए V अपॉन I जो है ये कांस्टेंट हो जाएगा, और ये जो कांस्टेंट है इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ओम्स लॉ जब लगेगा, ओम्स लॉ जब अप्लाई होगा तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगी। अब यहां पर मैं फिर बता दूंगा आपको, बहुत छोटी सी बात है लेकिन ध्यान में रखनी, क्या V इक्वल्स टू RI ये ओम्स लॉ नहीं है। V इक्वल्स टू RI ओम्स लॉ नहीं है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ये ओम्स लॉ है। क्लियर है, अगर ओम्स लॉ पूछा जाए तो आप बताओगे V इक्वल्स टू क्या, बताइए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल्स टू RI। ये जरूरी नहीं कि यहां पर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो, ये वेरिएबल भी हो सकती है। ये तो नहीं बोला गया ना यहां पर, इस फॉर्मूले में कहीं बोला गया क्या कि R कांस्टेंट है, नहीं बोला गया। इसका मतलब ये फॉर्मूला ओम्स लॉ में डायरेक्टली लगेगा, कोई जरूरी नहीं। R कांस्टेंट होना चाहिए, अगर R कांस्टेंट है तभी वो ओम्स लॉ फॉलो करेगा। कल को ऐसा कोई कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस वेरिएबल है, जैसे मान लो इलेक्ट्रोलाइट है, सेमीकंडक्टर है, तो क्या वहां पर V इक्वल टू IR नहीं लगाओगे? बिल्कुल लगाओगे। कौन मना कर रहा है आपको? आप ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू IR लगाओ, लेकिन वो शॉर्ट पीरियड में, शॉर्ट उसके लिए तो ठीक है, लेकिन उसमें तो वेरिएबल है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मैं पहले बोल दे रहा हूं कि ओम्स लॉ का मतलब है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। क्या है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब R शुड बी कांस्टेंट, और जिसमें R कांस्टेंट होगा, V अपॉन I कांस्टेंट होगा, वो ओमिक कंडक्टर है। और दूसरा वाला कौन सा है? नॉन ओमिक कंडक्टर है। सेकंड कंडक्टर कौन सा होगा? नॉन ओमिक, और जिसमें प्रोपोर्शनल नहीं है वो आपका नॉन ओमिक, और जिसमें प्रोपोर्शनल है वो क्या है? ओमिक। तो ये आपका ओम्स लॉ कहलाता है, और ये R क्या होता है बताइए? ये आपका रेजिस्टेंस कहलाता है। तो ओम्स लॉ में समझ में आ गया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, R को कांस्टेंट रखना है। और कैसे रखना है कांस्टेंट? टेम्परेचर को, मटेरियल को और डायमेंशंस को, इन तीनों चीजों को बदलना नहीं है, तो ओम्स लॉ अप्लाई हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए और देखते हैं इसमें। ये देख, यहां पर जो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि दो टाइप के यहां पर कंडक्टर हैं। कौन कौन से? ये देखिए, एक कंडक्टर जो ये बना है ये ओमिक है, और ये जो दूसरा वाला है ये आपका नॉन ओमिक है। ये दो टाइप के कंडक्टर हैं। देखिए, एक कौन सा कंडक्टर है? ओमिक है। तो द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ are called ohmic conductor, and the conductors which do not obey Ohm's law are known as non-ohmic conductors। जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं वो ओमिक होते हैं, जो नहीं ओबे करते हैं वो नॉन ओमिक होते हैं। ना ओबे करने का मतलब क्या है? ना नियम को मानने का मतलब, रूल को मानने का क्या मतलब है? कि रेजिस्टेंस वेरिएबल है।
तो जितने भी नॉन ओमिक कंडक्टर हैं उनमें रेजिस्टेंस वेरिएबल होती है। देखिए ग्राफ बना हुआ है, यहां पर अगर V और I का ग्राफ बनाएंगे तो ये देखो स्ट्रेट लाइन जा रहा है कि नहीं। यहां पर ग्राफ बनाएंगे कर्व है, यहां पर जो ग्राफ बना रहे हैं वो कर्व है, समझ रहे हैं आप। यहां पर ग्राफ आपका कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। देखो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, रेजिस्टेंस हमारा V अपॉन I है। V किसमें, Y एक्सिस में, ये किसमें, X एक्सिस में, तो ये टेन थीटा की इक्वल होगा कि नहीं। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बताइए, ग्राफ के स्लोप से निकालते हैं। टेन थीटा का मतलब ग्राफ का क्या होता है, बोलो स्लोप होता है कि नहीं होता है। ग्राफ का स्लोप टेन थीटा होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो ग्राफ के स्लोप से निकलता है। तो यहां देख लो, ये तुम्हारा थीटा कांस्टेंट है कि नहीं, तो ये कौन सा कंडक्टर है, ओमिक। इसमें देखो ये थीटा बदल रहा है, इस जगह का दिखाया है, और ऊपर जाओगे ना तो बदल जाएगा। देखो और ऊपर गए ना तो यहां पे अगर बनाओगे लाइन, ये एंगल कुछ और हो जाएगा। ये देखो ये एंगल कम था, ये ज्यादा है, मतलब इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। रेजिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब कैसा कंडक्टर है, नॉन ओमिक कंडक्टर है। बढ़ रही है या घट रही है, दोनों केस में क्या होता है, नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं। एक ओमिक हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, नॉन ओमिक। नॉन ओमिक के एग्जाम्पल देखिए कौन कौन है, डायोड वॉल्व है, नियॉन गैस है, इलेक्ट्रोलाइट है, सेमीकंडक्टर भी इसमें लिख सकते हो। सेमीकंडक्टर भी जो हैं उनमें भी क्या है, नॉन ओमिक नेचर होता है। उनमें भी आर वेरिएबल होती है, आर डायनेमिक होती है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस डायनेमिक होती है। तो दो टाइप के कंडक्टर, एक कौन सा है, ओमिक, दूसरा कौन सा है, नॉन ओमिक। ठीक। अच्छा एक बात और देखिए, यहां पर एक रिलेशन लिखा हुआ है J इक्वल्स टू सिग्मा इन टू ई। ये क्या है, इसको जरा समझते हैं। आइए ये रिलेशन देखा जाए। यहां पे रिलेशन लिखा है J इक्वल्स टू सिग्मा इन टू ई, ये कहां से आया है, इस रिलेशन को देखते। देखिए अभी आपने लिखा V इक्वल्स टू आर आई होता है, ठीक। यहां पर क्या होगा, V इक्वल्स टू आर, आर को लिख सकते हैं रो L अपॉन ए इंटू आई हो गया, ठीक। अब ये देखो यहां पर क्या कर सकते हो, I अपॉन ए, इसको J लिख सकते हो, करंट डेंसिटी। तो यहां पर क्या मिला बताइए, ये आ गया V अपॉन एल और साथ में रो ले आइए इक्वल्स टू I अपॉन ए, या इसको J लिख सकते हो। यहां पर क्या मिला बताओ, V अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये आएगा सिग्मा इंटू ई इक्वल्स टू J होगा कि नहीं। यही तो रिलेशन है ये देखो V अपॉन एल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। V अपॉन एल इलेक्ट्रिक फील्ड है, I अपॉन ए J है, इसको कहते हैं करंट डेंसिटी। तो सिग्मा इंटू ई क्या है, J हो गया यहां पर। ये एक्चुअली में ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी इसको बोलते हैं, इसको हम लोग ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी बोलते हैं। J इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई होता है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा है कंडक्टिविटी, सिग्मा को बोलेंगे कंडक्टिविटी, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो J का फॉर्मूला क्या हो गया, सिग्मा इंटू ई। ये क्या निकल के आ गया बताइए, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर है कि नहीं। तो दो टाइप के कंडक्टर, ओमिक और नॉन ओमिक। ओमिक में क्या है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, क्लियर है, और नॉन ओमिक में रेजिस्टेंस डायनेमिक है, वेरिएबल है, इंक्रीज भी हो सकती है, कल को डिक्रीज भी हो सकती है। भाई सीधी सी बात है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। जैसे सेमीकंडक्टर में होता है, जब ज्यादा चार्ज कैरियर फ्री हो जाते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस कम हो जाती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उसमें क्या होता है, ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। तो ये ओमिक नॉन ओमिक। ओम्स लॉ कब लगाना है, जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तब ओम्स लॉ है। हालांकि V इक्वल्स टू आई आर को हम लोग ओम्स लॉ कह देते हैं, गलत नहीं है, लेकिन वो नॉन ओमिक कंडक्टर में भी आप लगा सकते हो। क्लियर हो रहा है, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लगा सकते हो V इक्वल्स टू आर आई, लेकिन फिर अगली बार दिमाग में ये रखना है कि R वेरिएबल है, R बदल सकती है। क्लियर है कि नहीं। तो ये हम लोगों ने आज देख लिया। देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल डिफरेंस के साथ रिलेशन देखा। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा कि कैसे दोनों रिलेशन, कौन सा, करंट वाला और पोटेंशियल डिफरेंस वाला, दोनों को मिलाकर के हम ओम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो डेरिवेशन भी हम लोगों ने देखा। क्लियर है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।